क्योंकि जब भी पेशेंट आता है पैरालिसिस, पेशेंट को हमें देना होता है ताकत वाला खाना। ये जो प्रोटीन होता है, इसमें सिर्फ प्रोटीन नहीं आता है, इसका यूज कर हम। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरु धवन और आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि एक पैरालिसिस पेशेंट को किस टाइप का खाना नहीं देना चाहिए। क्योंकि जब भी पेशेंट आता है पैरालिसिस का साइंस एंड जीवन में अपना ट्रीटमेंट लेने, और अक्सर हम पेशेंट से पूछते हैं कि आप किस टाइप का खाना पेशेंट को दे रहे हो, तो हमें एक बहुत कॉमन चीज देखने को मिलती है कि बहुत सारे लोग अपने पेशेंट को दलिया और खिचड़ी पे रख रहे होते हैं, ये सोच के कि पेशेंट बीमार है। मगर पैरालिसिस ऐसी बीमारी नहीं है जहाँ पे हम पेशेंट को इस तरह का खाना दें। पेशेंट को हमें देना होता है ताकत वाला खाना। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, मगर हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा पहले पैरालिसिस को, कि पैरालिसिस में पेशेंट को हुआ क्या है। जो मैक्सिमम केसेस होते हैं पैरालिसिस के अंदर, उसके अंदर हमें सबसे बड़ी कॉमन चीज हमें क्या देखने को मिलती है कि ब्रेन के अंदर स्ट्रोक हुआ है, ब्रेन के अंदर खून का थक्का आया है, ब्रेन के अंदर नस फटी है, जिसकी वजह से ब्रेन का जो टिश्यू है जो आपके हाथ पैर को चलाता था वो डैमेज हो गया। अब जब ये डैमेज पार्ट हो गया, वो मर गया, अब ब्रेन रिकवरी तो करता है। जब आपको स्ट्रोक हुआ था उसके अगले 6 महीने के बारे में सोच के देखो कि जब आपको हुआ था तब आपके हाथ पैर बिल्कुल नहीं हिलते थे, मगर अगले 6 महीने के अंदर आपके हाथ भी चलने लगा, पैर भी चलने लगा। वो अलग बात है कि वो प्रॉपर तरीके से नहीं चला, बट उसने रिकवरी दिखाई। ये रिकवरी ब्रेन ने कैसे दिखाई? जब ब्रेन का टिश्यू मर गया था। तो ये रिकवरी इसलिए आई क्योंकि ब्रेन के अंदर एक मैकेनिज्म होता है जिसे हम कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी। ये जो न्यूरोप्लास्टिसिटी होती है, ये ब्रेन का ग्रोइंग डेवलपिंग मोड है। ये जब स्टार्ट हो जाता है तो ब्रेन सीखना शुरू कर देता है, डेवलप करना शुरू कर देता है। अब जब हमने ब्रेन के अंदर डेवलपमेंट करनी है, हमें पता है कि हमारे पैरालिसिस पेशेंट के अंदर जो डेवलपमेंट आएगी वो न्यूरोप्लास्टिसिटी से आएगी, और न्यूरोप्लास्टिसिटी के लिए कुछ ना कुछ तो चीजें चाहिए होंगी, कुछ ना कुछ तो रॉ मटेरियल चाहिए होगा। अगर ऐसे पेशेंट जिसको अभी पैरालिसिस का स्ट्रोक हुआ है, जो बिल्कुल बेड रिडन है, उसको अगर हम खिचड़ी और दलिया जैसी चीजें देते हैं जिनके अंदर ताकत बहुत ज्यादा नहीं होती, पचने में आसान है मानता हूं, मगर ताकत बहुत ज्यादा नहीं है, उससे क्या होता है पेशेंट की रिकवरी पे इफेक्ट आना शुरू होता है। जब भी किसी पेशेंट को पैरालिसिस हो, हमें खाना कुछ इस तरह का देना चाहिए कि उसकी जो न्यूरोप्लास्टिसिटी है उसको सपोर्ट मिले, उसको ताकत मिले। तो हम जितने भी पेशेंट आते हैं साइंस संजीवनी में, उनको एक चीज बहुत अच्छी तरीके से एडवाइस करते हैं कि अपने खाने के अंदर जितना हो सके आप प्रोटीन वाली आइटम को ऐड जरूर करें। अब प्रोटीन किस चीजों में हमें ज्यादा मिलता है? प्रोटीन हमें मिलता है दालों में ज्यादा मिलता है, मशरूम में मिलता है, नॉन वेज में मिलता है, चाहे वो फिश हो, चिकन हो, मटन हो, इन सब के अंदर प्रोटीन की अमाउंट ज्यादा होती है। ये जो प्रोटीन होता है, इसमें सिर्फ प्रोटीन नहीं आता नॉन वेज में, इसमें साथ साथ आते हैं विटामिन एंड मिनरल्स। विटामिन जैसे B12 एक ऐसा विटामिन है जो नर्व्स को स्टिमुलेट करता है, उसको हेल्प करता है ग्रो करने में। तो हमने ये जो विटामिन होते हैं इनका यूज करना होता है। तो अगर आप पैरालिसिस के पेशेंट हैं और दलिया खिचड़ी खा रहे हैं तो आपको उनसे बचना है। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो अपने खाने के अंदर दालों का ज्यादा प्रयोग करें। अपनी बॉडी के अंदर विटामिन B12 का और विटामिन डी का जरूर टेस्ट करवाएं। अगर आपका विटामिन B12 विटामिन डी कम आ रहा है तो उनकी जो मेडिसिन है उनको लें। अगर आप नॉन वेजिटेरियन पेशेंट हैं, आप नॉन वेज खा सकते हैं, तो अपनी डाइट के अंदर एग्स, फिश को जरूर रखें, क्योंकि एग और फिश आपकी जितनी भी विटामिन और मिनरल्स की जो चीजें होती हैं उसको पूरा कर देती हैं। हमने अपने विटामिन B12 को हमेशा प्रॉपर रखना है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। साथ साथ जो पेशेंट वेजिटेरियन होते हैं उनके लिए जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं वो भी एक अच्छा सप्लीमेंट की तरह काम करते हैं, खासकर उसमें अखरोट और बादाम। अगर मौसम गर्म है तो अखरोट और बादाम को भिगो के लें। अगर सर्दियाँ चल रही हैं, मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा है, तो आप इन्हें बिना भिगोए भी ले सकते हैं। हमने ध्यान एक चीज़ का और रखना होता है, वो है फैट। फैट जो होता है अक्सर नॉन वेज मटेरियल में भी ज़्यादा होता है और खासकर मटन के अंदर ज़्यादा होता है। इसलिए जो नॉन वेजिटेरियन पेशेंट हैं उनको अपनी डाइट के अंदर लीन फैट, लीन जो मीट होता है, वाइट मीट जो होता है, उसको लेना ज़्यादा प्रेफर करना चाहिए। चाहे वो आपके एग्स हो, चाहे वो आपकी फिश हो, चाहे आपका थोड़ा बहुत चिकन हो। तो हम अगर सही तरीके से सभी चीज़ों को फॉलो करते हैं, डाइट को प्रॉपर रखते हैं, बॉडी में प्रॉपर एनर्जी रखते हैं, तो न्यूरोप्लास्टिसिटी को हेल्प मिलती है, और जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब सबसे बड़ी दिक्कत पैरालिसिस पेशेंट के अंदर क्या आती है कि ये जो न्यूरोप्लास्टिसिटी का मैकेनिज्म है जिसके अंदर आप ब्रेन डेवलप कर रहा है, चीज़ों को करना सीख रहा है, चलना सीख रहा है, हाथ चलाना सीख रहा है, ये 6 महीने के बाद बंद हो जाता है। ये नेचुरल प्रोसेस है, जो बंद हो जाता है तो हमारे हाथ पैर के अंदर डेवलपमेंट आनी बंद हो जाती है। उसके बाद हम जितनी मर्जी फिजियोथेरेपी करवा लें, जितनी मर्जी हम थेरेपीज करवा लें, हमारे पेशेंट के अंदर चेंजेस देखने को नहीं मिलते, क्योंकि ब्रेन के अंदर न्यूरोप्लास्टिसिटी नहीं हो रही। जब न्यूरोप्लास्टिसिटी बंद हो गई तो डेवलपमेंट भी बंद होगी। तो हमने इस न्यूरोप्लास्टिसिटी को दोबारा से ऑन करना होता है। ये जो न्यूरोप्लास्टिसिटी का मैकेनिज्म है, ये अब किसी भी थेरेपी से नहीं आएगा, अब ये आएगा मेडिसिन से। तो हमने क्या करना है, पेशेंट को साइंस संजीवनी की मेडिसिन स्टार्ट करनी है। न्यूरोप्लास्टिसिटी ऑन हो गई, अब पेशेंट को आप जो भी करवाओगे
पेशेंट उसको पहले से बेटर करना शुरू कर देगा। तो हमने अपने लेग से क्या करना होता है, पेशेंट को क्या करना है, चलना है, तो हम पेशेंट को चलने वाली ही एक्सरसाइज करवाएंगे, जिससे वो जितनी गलतियां चलने में कर रहा है तो रोज जब वो दोबारा चलेगा तो कल से थोड़ी कम गलतियां करेगा। तो गलतियां कम करते 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 वो उसकी जो डेवलपमेंट होती है वो एक चीज में परफेक्ट हो जाती है, वो है चलना। क्योंकि ब्रेन जो है, अगर आप अपने ब्रेन को सोचो, आप अगर अपने काम के बारे में सोचो कि जो आप काम करते हो वो भी अपने ब्रेन से करते हो, और जो काम आप रोज करते हो उसमें आप परफेक्ट होते चले जाते हो। अगर मैं आपको कहूं कि आपने 10 काम करने हैं तो आप 10 में से किसी में भी परफेक्ट नहीं हो पाओगे। मगर मैं अगर आपको ये कहूं कि आपने एक काम करना है, रोज यही काम करना है, तो आप उसमें अपनी स्पीड देखोगे, उसमें अपनी एक्यूरेसी देखोगे। क्यों आती है? क्योंकि जब हम एक ही काम को बार बार करते हैं, ब्रेन उसमें कुछ ना कुछ इस तरह से रास्ते ढूंढ लेता है जिससे वो पहले से परफेक्ट तरीके से कर पाता है। इसी जो खूबी है ब्रेन की, ये हमें खूबी इस्तेमाल करनी होती है पैरालिसिस पेशेंट के अंदर। तो लेग की अगर हमें इंप्रूवमेंट चाहिए तो पेशेंट को सिर्फ एक एक्सरसाइज करवाओ और बार बार करवाओ, वो है चलना, क्योंकि पेशेंट को ठीक होकर चलना ही है। अक्सर हम देखते हैं कि फिजियोथेरेपिस्ट जो पेशेंट को लेटा के एक्सरसाइज करवाते हैं तो पेशेंट लेट के एक्सरसाइज तो पहले से बेटर कर लेता है, मगर अगर हम पेशेंट को बोलें कि पेशेंट खड़ा हो जाए, ऐसा नहीं हो पाता। अगर पेशेंट को आप चलाना चाहते हो तो पेशेंट को खड़ा होकर चलाओ, क्योंकि जब हम खड़े होते हैं तो हमारी बैक की मसल्स, हमारा बैलेंसिंग, हमारी मसल्स के बीच में सिंक्रोनाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कौन सी मसल पहले हिलानी है, कौन सी मसल बाद में हिलानी है, दोनों के बीच में कितना फर्क होगा, पैर कैसे रखना है, पहले एड़ी लगानी है, पहले पंजा लगाना, तो ये सब कुछ हमारा ब्रेन सीखता है दोबारा से। तो अगर हम पेशेंट को लेट के एक्सरसाइज करवाएंगे तो बैलेंसिंग नहीं आएगी, बैक की मसल्स में पावर नहीं आएगी, कौन सी मसल को कैसे मूव करना है ये समझ में नहीं आएगा। इसलिए जितने भी पेशेंट आते हैं साइंस इंजीनियरिंग में, उनको बहुत स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस होती हैं कि अगर आप ठीक होना चाहते हो तो एक चीज़ को गांठ बांध लो कि आपने लेट के कोई एक्सरसाइज नहीं करनी। अगर आप पैर में इंप्रूवमेंट चाहते हो तो आपको खड़े होकर चलकर ही अपनी सारी की सारी करनी है, और दिन में कम से कम 2 घंटे आपने वॉक जरूर करनी है। क्योंकि जितनी वॉक आप करोगे, जितनी आप एक्टिविटी अपने लेग से बढ़ाओगे, उतनी ही ज़्यादा डेवलपमेंट आपके ब्रेन में होगी। ब्रेन उसको पहले से बेटर सीख पाएगा और पहले से बेटर आपको चेंजेस आपके बॉडी में दे पाएगा, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है किसी पैरालिसिस पेशेंट में। क्योंकि पेशेंट जब अपना चलना फिरना शुरू कर देता है तो पेशेंट एक तरीके से इंडिपेंडेंट हो जाता है, वॉशरूम जाने में कोई दिक्कत नहीं है, सारे काम खुद ब खुद करना शुरू करता है, और ये स्टार्टिंग पॉइंट होता है किसी भी पैरालिसिस पेशेंट की ट्रीटमेंट के अंदर। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं आपके हाथ के बारे में, आपके फिंगर्स के बारे में, क्योंकि अगर आपकी फिंगर्स काम नहीं कर रही और आपका पूरा हाथ मूव करता है तो ये हाथ किसी काम का नहीं होता। हमें फिंगर्स बहुत ज़रूरी होती है किसी भी पैरालिसिस पेशेंट के हैंड की इंप्रूवमेंट के लिए, कि उसे काम के लायक बनाने के लिए। तो जो भी पैरालिसिस के पेशेंट हैं, एक चीज़ का ध्यान रखिए कि अपनी फिंगर्स की मूवमेंट पे ज़रूर ध्यान दें। फिंगर्स बंद हो जाती हैं, खुलती नहीं है, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। इसको जितनी जल्दी आप ब्रेक कर लेंगे उतना आपका बेनिफिट में आप रहेंगे। तो अगर आपको पैरालिसिस अभी अभी हुआ है तो अपनी फिंगर्स पे सबसे पहले काम करना शुरू करो, क्योंकि ये सबसे डिफिकल्ट पार्ट है ठीक करने के लिए। अपनी फिंगर्स से अगर आपकी मूवमेंट होनी शुरू हुई, फिंगर्स को अपने इस तरह से खोलना शुरू कर दिया, हो सकता है कि आप प्रॉपर तरीके से अपनी फिंगर्स को ना चला पाएं, सामान को ना पकड़ पाएं, हाथ से छूट जाए, उसके लिए हम हैं, हम आपकी हेल्प करेंगे। मगर अगर आपको अभी अभी पैरालिसिस हुआ है तो सबसे ज़्यादा ध्यान, चाहे आप लेटे हुए हो, चाहे आप बैठे हुए हो, चाहे कुछ भी कर रहे हो, अपनी फिंगर्स पे ज़रूर दो, क्योंकि ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जो जितनी जल्दी सॉल्व हो जाए उतना ही बेटर रहता है पैरालिसिस पेशेंट के लिए। फिंगर की एक्सरसाइज करने के लिए आप जो सॉफ्ट बॉल होती है, स्माइली बॉल है, उसका यूज़ कर सकते हो, जिसको आप पंच कर सकते हो बार बार। तो दिन में अगर 1000-2000 बार आप ऐसे पंच कर लेते हो तो आपकी फिंगर्स की मूवमेंट अच्छी होती रहती है, उसमें स्टिफनेस नहीं आती, उसमें ताकत बनी रहती है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है फिंगर्स को खोलने के लिए। फिंगर्स को खोलने के लिए हम माइंड पावर का यूज़ कर सकते हैं। हमने क्या करना है कि पेशेंट के हाथ में कोई भी सामान दे देना है, पेशेंट उसे बंद तो कर लेता, खोल नहीं पाता। तो मान लो कि पेशेंट के हाथ में हमने एक पेन दे दिया और हमने पेशेंट को बोलना है कि आपने इसे छूना है, तो पेशेंट अपना माइंड यूज़ करेगा, अपनी फिंगर्स की तरफ, अपनी फिंगर की मसल की तरफ कंसंट्रेट करेगा और इसे खोलने की कोशिश करेगा। अगर ये हाथ इस तरह से खुलना शुरू हो जाता है तो पेशेंट की जो डेवलपमेंट है, जो कनेक्टिविटी है यहाँ की मसल्स के साथ वो बन गई है, यहाँ से इसको आगे ले जाना बहुत आसान काम होता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप पैरालिसिस पेशेंट को कभी भी खिचड़ी दलिया जैसा खाना नहीं दोगे कि ये सोच कर ये पेशेंट के लिए अच्छा है। ये पेशेंट के लिए अच्छा नहीं होता, क्योंकि इसमें हमें ताकत नहीं मिलती। हमने ताकत वाला चीज़ें देनी है, चाहे आप वेजिटेरियन हैं तो ड्राई फ्रूट्स पर ध्यान दीजिए, आप अपने दालों पर ध्यान दीजिए, अपने दूध पर ध्यान दीजिए, क्योंकि ये आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। अगर आप नॉन वेजिटेरियन पेशेंट हैं तो आपके लिए बहुत सारे ऑप्शन हैं, आप उनका यूज़ कर सकते हैं। जो पेशेंट वेजिटेरियन है वो फिश ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं, अगर वो करना चाहें तो इसका यूज़ कर हम अपनी बॉडी के अंदर
विटामिन एंड मिनरल्स को पूरा कर सकते हैं, क्योंकि अगर हमने अपने ब्रेन की डेवलपमेंट करनी है, अपनी मसल्स को ताकत देनी है, तो हमें खाने में भी ताकत लेनी पड़ेगी, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है हर पैरालिसिस पेशेंट के लिए समझने के लिए। अब मैं चाहता हूँ कि आप कुछ पैरालिसिस पेशेंट के वीडियोस देखें, उनके इंटरव्यूज देखें, तो आपको खुद ब खुद आइडिया हो जाएगा कि साई संजीवनी पैरालिसिस की फील्ड में किस तरह से मदद करती है। तो आपने देखा कि अगर हम सही तरीके से काम करते हैं, ब्रेन पे काम करते हैं, उसकी सही तरीके से एक्सरसाइज पे काम करते हैं, जो आपको मैं बताता हूँ, आप उसको सही तरीके से फॉलो करते हो बिना क्वेश्चनिंग किए, तो आपके अंदर इंप्रूवमेंट बहुत फास्ट होती है। जो रुक चुकी थी कई सालों से, वो सडनली शुरू हो जाती है, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो ये हम कर सकते हैं अगर हम सही तरीके से काम करते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि आपके माइंड में कोई भी डाउट हो, कुछ भी पूछना चाहते हो पैरालिसिस के रिगार्डिंग, तो नीचे दिए हुए नंबर पर कॉल करके साइंस इंजीनियरिंग के डॉक्टर से आप फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्टेशन ले सकते हैं। आप अपॉइंटमेंट लेके मुझसे भी आकर मिल सकते हैं। अब इसी के साथ आपसे चलने की आगे चाहूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।